छाछ पे नाच नचावे। जो कक्षा में प्रवेश करने के जो शुरुआती 5 से 10 सेकंड होते हैं आपके, वो आपके अगले 35-40 मिनट की कक्षा को की भूमिका को निर्धारित कर देते हैं। वो जो मुझे सम्मान मिला, वो उसने मुझे पहले दिन एहसास कराया कि देखिए शिक्षक होने का मतलब क्या होता मतलब है। क्या होता है। प्रकृति का एकांत अक्सर हमें अपने भीतर की गहराइयों से मिलाता है। आज उत्तराखंड के एक शांत किनारे पर हम मिल रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी जिंदगी शिक्षा, साहित्य और संगीत का अद्भुत संगम है। पिछले 28 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ते हुए सैकड़ों किताबों और हजारों शिक्षकों के जीवन को दिशा देने वाले और दिल से गाने वाले डॉक्टर अवनीश यादव। आइए चलते हैं उनके साथ एक सुकून भरी बातचीत की ओर। कहा जाता है कि शिक्षा और साहित्य जो है वो जीवन को गढ़ता है, संवेदनशील बनाता है। तो क्या शिक्षा और साहित्य ने आपको भी संवेदनशील बनाया? मानव जी, मुझे लगता है कि जब मानव ने विकास की यात्रा प्रारंभ की होगी, तो सारी चीज़ों के बाद उसे अपने जीवन में एक कमी जो महसूस हुई होगी, वो संभवतः शिक्षा की ही हुई होगी। और शिक्षा के बाद जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं उसके भीतर की, उनको व्यक्त करने की भावना भी उसके मन में कहीं ना कहीं बलवती हुई होगी। यही कारण रहा है कि उसने कहीं पत्थरों पर कुछ चीज़ें उकेरी, कहीं उसने पत्तियों को खूबसूरत आकार दिया, कहीं उसने भित्ति चित्र बनाए। तो ये जो चीज़ें थी, मुझे लगता है कि शिक्षा और साहित्य व्यक्ति के साथ ही जन्म लिए हैं। जब भी मानव सभ्यता का उदय हुआ होगा, तो ये चीज़ें उसके साथ में ही हुई होंगी, जिसने कालांतर में अपने अपने रूप, नए नए रूपों में प्रकट होना प्रारंभ किया। जी। तो बचपन की बहुत सारी स्मृतियां हमारे साथ रहती हैं। तो बचपन से जो परिवेश में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको मिली जिन्होंने आपको डॉक्टर अवनीश यादव बनाया? एक शिक्षक, एक संवेदनशील व्यक्तित्व, एक बहुत अच्छा गायक। बचपन तो बिल्कुल जैसे होता है, स्वाभाविक होता है, वैसा ही था मेरा भी। गाँव में गाँव का ही बच्चा हूँ, गाँव में ही पला बढ़ा, गाँव की मिट्टी से ही। तो गाँव का होने के साथ मेरे साथ जो फ़ायदा ये रहा, जो मुझे लगता है किसी भी गाँव के बच्चे के साथ होता है, कि जो प्रकृति है, प्रकृति का जो तादात्म्य है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रकृति के भीतर बहुत सारे रंगों को देखने का सुख, बहुत सारी आवाज़ों को सुनने का सुख, बहुत सारे पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को देखने का सुख, बहुत सारी फसलों के गंध, सुगंध, स्वाद को चखने का सुख। जी। तो वो जो चीज़ें बचपन से मिली, उन्होंने इतना समृद्ध किया कि मुझे लगता है कि वही मेरी पूंजी है, जो मैंने बचपन में अपने कभी नदी के किनारे, कभी तालाब के किनारे, कभी बाग में, कभी पेड़ों के नीचे, कभी चरखी चलाते हुए, कभी झूला झूलते हुए, कभी गाँव के बालों को, जो धान की बालियाँ हैं उनको सूंघते हुए, धान की वालियों के धान सुनते की हुए। बालियों को सूंघते हुए, उनकी खुशबू को लेते हुए, कभी गेहूँ के खेतों को पकते हुए, कभी चने के खेतों में चनों को भून करके वहीं खेत में खाते हुए, कभी गन्ना तोड़ के खेत में ही खाते हुए। तो ये सारी जो प्रक्रियाएँ हुई, पशुओं को चराते हुए, पशुओं के साथ में जो है नदियों में जो है तैरते हुए, उनकी पूँछ पकड़ के तैरते हुए। तो ये जो तरह-तरह के जो अनुभव थे, मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ भी बनाया है, इन प्रारंभिक और बचपन के अनुभवों अनुभव ने ने ही बनाया बनाया है। है। जी जी। हिंदी विषय के प्रति जो झुकाव आपका रहा या जो रुझान बना, उसका क्या कारण था? कोई व्यक्तित्व या कोई घटना जिससे प्रभावित हुए हों? मानव जी, हिंदी विषय के प्रति रुझान की खास वजह तो ये थी कि मेरे पिताजी हिंदी से ही रहे, अच्छा। हिंदी के ही अध्यापक रहे। और हिंदी को बचपन से बहुत अच्छे और खूबसूरत रूप में, क्योंकि वो लिखते भी थे, लिखते भी रहे, मैं सुनता आया, पढ़ता आया। दूसरी बात, पिताजी की एक ख़ास बात ये थी, गाँव में होने के बावजूद और उस समय बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा प्रिंट मटेरियल की सामग्री की उपलब्धता नहीं होती थी, लेकिन पिताजी बहुत सारी किताबें मैं देखता था कि हमारे घर में आती रहती थी। जी। तो पिताजी जाते थे तो महीने में कुछ ना कुछ 4, 6, 8, 10 किताबें, कुछ बच्चों की, कुछ किशोरों की, कुछ वयस्कों की, कुछ प्रौढ़ों की लाते रहते थे। तो उनको पढ़ते-पढ़ते जो किताब की जो खुशबू महसूस करना, किताबों को पढ़ना, अक्षरों को छू करके देखना, चित्रों को छू करके देखना, उन सारी चीज़ों ने हिंदी के प्रति विशेष रूप से आकर्षित मुझे किया। और उन कहानियों को, कभी चंदा मामा को, कभी चंपक को, कभी किसी को पढ़ते, 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 पढ़ते
मेरे भीतर के भाव जगत में जो तरह तरह की कल्पनाएं और हलचल होने लगी। तो मुझे लगने लगा किसी पात्र को पढ़ करके उसके जैसा हो जाने की भावना, किसी पात्र को पढ़ के उसके जैसी उदारता लोगों में दिखाने की कोशिश करना, करुणा को अपने भीतर शामिल करना, जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं उनसे बचने की कोशिश करना, क्योंकि जो बच्चों की उस समय कहानियां होती थी उसमें उस तरह के पात्र होते ही थे कि कुछ हिंसक होते थे, जी। लेकिन कुछ बहुत ही प्यारे पात्र होते थे। तो उन पात्रों का प्रभाव जो मन पे पड़ना शुरू हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति स्वाभाविक रुझान पैदा किया, जो आगे चल के शुरुआत में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। अच्छा, साइंस के विद्यार्थी इंटर तक मेरे पास साइंस थी, लेकिन मुझे हिंदी में हमेशा अच्छे नंबर आते रहे। और मैं इसका श्रेय अपने प्रारंभिक कक्षाओं के गुरुजनों को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो ये मेरे साथ ही नहीं था, ये सबके साथ था। मेरी कक्षा में जो भी बच्चे थे, हम पेड़ के नीचे, क्योंकि गांव में उस समय बहुत पाठशालाओं के इस तरह के आजकल जैसे स्वरूप नहीं थे, तो हमारी कई बार कक्षाएं बाद में ही लगती थी, पेड़ों के नीचे ही लगती थी। तो जो गुरुजन थे वो प्रारंभिक कक्षाओं में यानी कक्षा 2 में और 3 में हम परामर्शदात्री, स्थानापन्न, ज्योत्सना, चंद्रिका, उज्ज्वल, आशीर्वाद, इस तरह के शब्दों को वो लिखवाया करते थे, इतनी बार लिखवाया करते थे कि जिससे, और कहते थे कि शब्दों को शुद्ध लिखना सीखो। उतर गए मन में, वो उतरते चले गए। तो एक तरह से लेखन की और शुद्ध लिखने की, सुंदर लिखने की ये आदत जो है पिताजी के और गुरुजनों के द्वारा मन में आती रही। अच्छा, तीसरा एक काम माँ करती थी, जब माँ, क्योंकि चूल्हा मिट्टी का चूल्हा होता था, तो माँ जिस समय चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती थी, माँ कोई कोयला देती थी और कोयला दे देती थी और कहती थी कि इस पे लिख के दिखा आज क्या पढ़ के आया है। हाँ, तो कई बार जो भी पढ़ के आए हैं वही उस पे जो है लिपे हुआ वो रहता था, आंगन रहता था गोबरी से लिपा हुआ, उस पर कोयले से लिख लिख करके बताते थे माँ को कि देखिए हम ये सीख के आए हैं और ये पढ़ के आए हैं। तो अक्सर माएँ जो है कितनी संवेदनशील हुआ करती थी, खुद तो निरक्षर होती थी और उस कोयले की लिखावट में अपना ही अक्स तलाशती थी बच्चों में। ऐसा मुझे लग रहा सबके साथ होता होगा। बिल्कुल, मुझे भी लगता है। मेरी माँ स्कूली शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, मैं कहूँ कि लगभग ना के बराबर, लेकिन वो वर्णमाला से लेकर के अमात्रिक शब्द, मात्रिक शब्द, वाक्य संरचना, इतनी तक चीज़ें मैं देखता था कि जब स्कूल से शाम के समय, कई बार सुबह के समय, वो एक तरह से गृह कार्य वो कराया करती थी कि लिख के दिखा, रोटी तब मिलेगी। तब मिलेगी। हाँ, जी। तो हालांकि रोटी तो मिल ही जाती थी, लेकिन वो उनका जो एक वो होता था, प्रेम जो होता था, लिख के दिखा, और वो लिखे को देखती थी तो देखते समय बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इसको जांच नहीं रही। वो कहती थी कि हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये चीजें कुछ माँ का, कुछ पिताजी का, कुछ गुरुजनों का ऐसा प्रभाव रहा हिंदी के प्रति। और परिवेश का जो मेरे चारों तरफ एक पूरा प्राकृतिक परिवेश था, नदियाँ थी और आसपास का पूरा अच्छा माहौल था गांव का, उसका पूरा प्रभाव एक तरह से मुझे हिंदी के प्रति रुझान मुझे ले गया और मुझे अंततः साइंस छोड़ के इंटरमीडिएट विज्ञान से आपको आर्ट्स में आना पड़ा। फिर ये संगीत से जुड़ाव, चूंकि आप कह ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से जुड़ाव फिर कैसे बना, ये सफर कैसे शुरू हुआ? ये भी बड़ी मजेदार किस्सा है जो पिताजी से ही मुझे ज्ञात हुआ। अच्छा। हाँ, पिताजी को संगीत में रुचि थी और वो है, अभी भी, आज भी है। वो हारमोनियम रखते थे। अच्छा। और हारमोनियम पर, क्योंकि वो उन्होंने किसी से सीखा नहीं था, लेकिन वो हारमोनियम पर बहुत अच्छा हारमोनियम बजा लेते थे और हारमोनियम के साथ वो भजन और गीत गाया भी करते थे। और उन्होंने एक मुझे बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई थी अपने गांव के बारे में। मेरा गांव का नाम है मानावाला। तो वो मानावाला का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में एक बड़ी रोचक बात को बताया करते थे कि मानसिंह नाम का, मानसिंह नाम का एक लोक गायक था अंग्रेजी शासन में। अच्छा। मानसिंह नाम का एक लोक गायक था कि जो बहुत अच्छा गाया करता था और उसे अंग्रेजी शासन में कोई आरोप, मिथ्या आरोप लगा करके मानसिंह को बंद कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया। वो जेल में भी उसने अपना गाना शुरू रखा। एक दिन गश्त पर यह हुआ कि जेल में, गश्त के दौरान जेल के साथ, जेलर के साथ में उनकी पत्नी भी गश्त पे निकली। मानसिंह उस समय गा रहे थे तल्लीनता के साथ, तो उन्होंने सुना, भाई संगीत की शब्द तो होते ही हैं, लेकिन संगीत का अपना एक सुर लय ताल भी होती है। वो उनको बहुत अच्छी लगी, भाव कनेक्ट करता है, वो बहुत अच्छी लगी उनको।
जो जेलर थे उनके बेगम साहिबा को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा ये कौन है जो इतना अच्छा गा रहा है, इसको सुनाओ, मुझे बुलाओ और मैं इसको सुनना चाहती हूँ। तो उनको सुनाने के लिए उन्हें पेश किया गया और उन्होंने जो 2-3-4 गाने सुनाए, तो गाने सुनते सुनते वो इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने जेलर से कहा कि जेलर साहब, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि इसका जो भी आप दोष है उसको क्षमा करते हुए, समझाते हुए कि आगे से ये उस काम को ना करे, इसको मुक्त कर दो, क्योंकि ये प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति है और इसे मुक्त कर दीजिए। तो मानसिंह के नाम से मानावाला गांव का नाम पड़ा। तो मैं कहीं ना कहीं संगीत के प्रति रुचि में मैं समझता हूँ ये कहानी कहीं ना कहीं रही, प्रभाव डाला कि इसमें। पिताजी भी संगीत के प्रति रहे, शौकीन रहे, और वही प्रभाव मुझे भी आया है। तो संगीत मुझे लगता है कि हमारे गांव की मिट्टी में भी मिला हुआ। तो कोई उस समय का कोई लोकगीत अगर कोई याद हो, मानसिंह का सुना हुआ, या जो भी आपके परिवेश का लोकगीत अगर गुनगुना पाए तो कुछ। मानसिंह के समय का, क्योंकि उस समय लोक में तो चलन में आती रहती हैं चीजें, इस तरह की व्यवस्थाएं तो नहीं थी कि जो उनको संग्रह करके रखा जा सके या कि कोई उनका डॉक्यूमेंटेशन किसी तरह का किया जा सके। वैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन सुनते हैं कि मानसिंह रामधुन बहुत गाते थे। अच्छा। हाँ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, कि इसको वो बहुत गाते थे। और उन्हें गांधी जी का वो जो प्रिय धुन वो था, गीत था, वो भी बहुत उनको ऐसा सुना जाता है, जनश्रुतियों से ऐसा पता चला कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने वे। आज 2 अक्टूबर को गांधी जी की बात हो गई। हाँ, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे, इसको भी वो बहुत मुग्ध भाव से गाया, ऐसा मुझे क्या। कोई लोकगीत या कुछ अपनी शैली में गुनगुना दीजिए संगीत में। मैं लोकगीत तो क्या, मैं इसी की ही दो पंक्तियां। वैष्णव जन 2 अक्टूबर भी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे, पर दुखे उपकार करे, तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। क्या बात है। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। लंबे वर्षों से आप राज्य स्तरीय जो एकेडमिक टीम है उसके मेंबर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पल साझा करिए सर जिसने आपको एक शिक्षक के रूप में और इंसान के रूप में, दोनों रूप में समृद्ध किया हो। अगर मैं बात करूं कि मुझे एक शिक्षक के रूप में और इंसान के रूप में जो समृद्ध किया है, तो समृद्ध करने वाला जो सबसे अहम जो पहलू मुझे लगा है अभी तक, कि हमारी ज़िंदगी जितने ज़्यादा पैटर्न से गुजरती है, जीवन के जितने पैटर्न से हम लोग गुजरते हैं, तो उतने ज़्यादा वो पैटर्न हमें समृद्ध करते हैं, हमारे अनुभवों को समृद्ध करते हैं। जब तक मैं एक ख़ास दायरे में था, यानी कि तो मेरा अपने एक ख़ास तरह के अनुभव थे, ख़ास तरह के व्यवहार थे, ख़ास तरह की बातचीत थी, ख़ास तरह की अपनी पसंद नापसंद थी। लेकिन जब एक मैं व्यापक दायरे की तरफ बढ़ा, जैसे जैसे मैं व्यापक दायरे की तरफ बढ़ा, तब तक मुझे पता चला कि विविधता क्या होती है, विविधता का सम्मान करना क्या होता है, और लोगों को उनकी विविधता के साथ स्वीकार करना कैसे होता है। कई बार व्यक्ति बहुत वैयक्तिक हो जाता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो दूसरे को भी आना चाहिए,
मुझे ये रंग पसंद है तो फला को भी ये रंग पसंद क्यों नहीं होना चाहिए। तो यानी कि वो अपनी राय, अपना व्यक्तिगत अपनी जो उसकी रुचियां अभिरुचियां हैं, कई बार वो दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है। लेकिन जब मैंने एक बहुत बड़े समूह के साथ अलग अलग जगहों पर जा करके काम करना शुरू किया, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को, भौगोलिक विविधताओं को देखा, वहाँ की दैनिक जो जनजीवन है उसकी विविधताओं को देखा, वहाँ का जो पर्यावरण है, प्राकृतिक परिवेश है, उसकी विविधताओं को देखा, उन विविधताओं के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों के जो वहाँ रह रहे हैं उनके अनुकूलन, उनके समायोजन की क्षमता को देखा और उन कारणों पर विचार विमर्श किया। तो मुझे लगा कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ की विविधताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, वहाँ की भाषाओं का, बोलियों का हमें सम्मान करना चाहिए, वहाँ के पहनावे, संस्कृति, सभ्यता, परिवेश, रहन सहन जो कुछ भी है वहाँ पर है, वहाँ के माहौल में है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने निजी परिवेशीय संस्कृति का या अपने सामाजिक संस्कृति का या सभ्यता का सम्मान करते हैं, उनका करना चाहिए। तो मुझे विविधताओं के बीच में जो रहने का हुनर, विविधताओं को सम्मान करने का जो सलीका है, जो हुनर है, वो मुझे इन जगहों पर जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर के ही मुझे मिला और उसने मुझे समृद्ध किया। तो अभी मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि मैं किसी की किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि मैं तुलना इसलिए नहीं करता कि मैं उसकी परिस्थितियों, उसकी परिवेश के बारे में सोचता हूँ, तब मैं जानता हूँ कि उसकी परिस्थितियों, परिवेश के बारे में उसका जो व्यवहार है शायद वही ज़्यादा ठीक है। तो दूसरों को सम्मान देना, दूसरों से लगातार सीखते रहना कि वो कैसे कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को, अपनी जिजीविषा को बचाए हुए हैं, उसका सम्मान करना, ये चीज़ें मुझे मेरे अंदर आई जिन्होंने मुझे समृद्ध किया। यही वजह है कि शुरुआती दिनों से जैसे जैसे अभी मैं आज के दिन जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे दुनिया के किसी हिस्से में ले जाइए, किसी भी हिस्से में ले जा करके कह दीजिएगा कि आपको 1 महीना यहाँ रहना है, मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने अपने आप को उन परिस्थितियों के, परिवेशीय परिस्थितियों के हिसाब से इतना मानसिक रूप से स्थिर और दृढ़ बना लिया है कि मैं कहीं पर भी अब रह सकता। सही बात है। अमेरिका की यात्रा ने आपको कैसे समृद्ध किया या कोई अनुभव वहाँ के? ये मेरा सौभाग्य रहा जी। और मैं अपने डिपार्टमेंट का, अपने विभागीय उच्चाधिकारियों का विशेष रूप से आज भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने इसके लिए चुना। 3 महीने का शैक्षिक भ्रमण और अमेरिका की जो K-12 करके एजुकेशन सिस्टम है उसको जानने, परखने का मौका जो मिला मुझे, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व अनुभव था। कई सारी बातें, जैसे मुझे वहाँ जाकर के ख़ास तौर पर, हम सिद्धांत में तो बहुत सारी बातें पढ़ते रहते हैं, लेकिन व्यवहार में कैसे उनको देखा जाता है वो मैंने वहाँ पे देखा। 2-3 बातें ही आपको कहूँगा। जैसे मुझे वहाँ पर जाकर पहली बार लगा, हम पढ़ते तो आते थे कि शिक्षक का एंट्री बिहेवियर, कक्षा में घुसते समय शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप देखने को नहीं मिलता था। शिक्षक पता चला कि किसी घंटे से दूसरे घंटे में, किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में यूं ही चले जाते हैं। लेकिन वहाँ मुझे जाके लगा कि शुरुआती जो कक्षा में प्रवेश करने के जो शुरुआती 5 से 10 सेकेंड होते हैं आपके, वो आपके अगले 35-40 मिनट की कक्षा को, की भूमिका को निर्धारित कर देते हैं। तो शिक्षक का एंट्री बिहेवियर, वो किस देह भाषा के साथ, किस मुद्रा के साथ, किस भाव भंगिमा के साथ, कितने वेलकमिंग बिहेवियर के साथ बच्चों से उन शुरुआती 5-7 सेकेंड्स में पेश आता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो वहाँ की कक्षाओं में मैंने देखी। दूसरी बात जो मैंने देखी और जो सामान्यतः मैं चाहता हूँ कि हर कक्षा में होनी चाहिए, आमतौर पर माना जाता है कि बोलने का काम या बातचीत का काम या संवाद का काम भाषा के शिक्षक के जिम्मे जाता है, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि गणित की कक्षा में अगर कक्षा 1 का भी बच्चा है और उसने 2+2 4 किया है, तो उसे आकर के टीचर के सामने और पूरी कक्षा के सामने एक्सप्लेन करना होता था कि उसने इसको हल कैसे किया है, यानी कि उसने जो बच्चे ने किया है उसको एक्सप्लेन करना। तो मैंने वहाँ टीचर से, वहाँ बात की टीचर से कि इसका लाभ क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका लाभ ये है कि आप हमारे किसी बच्चे से आप कोई बात करिए, आप इतनी बात करेंगे तो वो इतनी सारी बातें करेगा, यानी कि उसका जो संवाद कौशल है, उसमें जो बोलने का, अभिव्यक्त करने की, जो खुद के अनुभवों को व्यक्त करने का उसका जो कौशल है, बोले वो इससे समृद्ध होता है। हमारा बच्चा, उनका कहना था कि हमारा बच्चा 12वीं क्लास तक जाते जाते भाषाई तौर पर इतना समृद्ध हो जाता है कि वो किसी भी विषय पर अपने तर्क के साथ, चिंतन के साथ
जहाँ कल्पना की आवश्यकता है वहाँ कल्पना का प्रयोग करते हुए बहुत देर तक आपसे बातचीत में मशगूल रह सकता है। जी। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि बातचीत हमें खोलती है, बातचीत हमें जुड़ने का काम करती है एक दूसरे से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात और है जिस पर मैं बात यहाँ पे आपसे रखना चाहूँगा। तीसरी बात ये थी कि आमतौर पर होता क्या है कि कोई इंस्पेक्शन के लिए जाता है, एक वहाँ के सरकारी स्कूल में हमें ऐसा भी देखने को मिला कि वहाँ कोई इंस्पेक्शन की टीम आई हुई थी। तो इंस्पेक्शन की टीम को कभी भी हमने क्लास में जाते नहीं देखा, कभी क्लास में गए ही नहीं। वो बाहर से उन्होंने बस कुछ सेकंड देखा। बहुत सारी कक्षाएं ऐसी थी कि उनमें शीशे भी लगे हुए थे, तो उन्होंने शीशे से देखा और वो चले आए। बाद में जब फ्री टाइम हुआ उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उन्होंने शिक्षक से बात की, बहुत सारी बातें जानी। तो मैंने स्वाभाविक जिज्ञासा के चलते उनसे पूछा कि आपने अंदर जाकर तो कोई ना किसी की कॉपी चेक की, ना किसी बच्चे से कोई बात की, ना शिक्षक से कोई बात की। तो उनका जो कहना था वो बात मेरे दिल को छू गई। उनका ये कहना था कि 30-35 मिनट की जो क्लास होती है या 40 मिनट की जो क्लास होती है वो महज एक कक्षा नहीं होती, वो एक यात्रा होती है जिसमें शिक्षक और बच्चे सहयात्री की तरह साथ चल रहे होते हैं और वो एक पूरे फ्लो के साथ उस यात्रा को तय किया जाता है। उस यात्रा में अगर कोई व्यवधान आ जाता है तो वो यात्रा वहीं खंडित हो जाती है, टूट जाती है। तो कभी भी क्लास अपनी लय में हो तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक पूरे एंट्री बिहेवियर से लेकर के, एंट्री से लेकर के और समापन तक, एंड तक, जब तक क्लास टीचर एंड करता है, अपने समाप्त करता है अपनी क्लास को, तब तक वो पूरी एक यात्रा है। उस यात्रा में अगर कोई अनधिकृत प्रवेश कर जाता है तो वो यात्रा बाधित हो जाती है और शिक्षक को उस माहौल को बनाने में फिर बहुत सारा वक्त लगता है। इसलिए कभी कक्षा में किसी निरीक्षणकर्ता को नहीं जाना चाहिए। तो ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी। तो फिर मैंने कहा, मेरा इससे जुड़ा एक प्रश्न और था कि फिर आप ये पता कैसे चल करते हो कि कक्षा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जी। तो उनका कहना था, देखिए एक सामान्य अनुशासन, बोले हमारे विद्यालय में अनुशासन अलग अलग तरह के होते हैं, अनुशासन का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं होता। हमने कहा जैसे, बोले जैसे प्रार्थना का जो स्थल है उसका अपना एक अलग अनुशासन है कि बच्चे पंक्तिबद्ध होंगे, कतारबद्ध होकर के, और जो भी वहाँ का तरीका है, हाथ जोड़ करके, आँख बंद करके, आँख खोल करके, उसमें उनको प्रार्थना कहनी है। तो वहाँ अगर वो सारे मानक के हिसाब से बच्चे खड़े हैं तो इसका मतलब वो प्रार्थना अनुशासित ढंग से हो रही है। बोले ऐसे ही विषयों का भी अपना एक अनुशासन होता है। अगर अंदर की कक्षा भाषा की कक्षा है और बच्चे चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, कोई बोलता दिखाई नहीं दे रहा, कोई हाथ खड़े दिखाई नहीं दे रहा, कोई आपस में बातचीत करता दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो कक्षा में कोई बात हो ही नहीं रही है। अगर बच्चे वहाँ चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, तो वो भाषा की कक्षा नहीं होती है। मैंने कहा गणित की, क्योंकि वो एलिमेंट्री प्रारंभिक कक्षा थी, तो उन्हें बोले कि गणित की कक्षा का मतलब होता है कि गणित की कक्षा केवल ब्लैक बोर्ड पे नहीं होती। ब्लैक बोर्ड तो उसकी अंतिम कड़ी होती है कि जब लास्ट में टीचर बहुत सारी चीज़ें करने के बाद वहाँ पर अंकों के रूप में या संख्यात्मक रूप में चीज़ों को समझा रहे होते हैं। तो हमने कहा, फिर बोले गणित का अनुशासन ये होता है कि बच्चे छोटे समूह में या बड़े समूह में बहुत सारी परिवेशीय वस्तुओं से तोड़ने, जोड़ने, गिनने, पैटर्न बनाने, कम ज़्यादा, तोलना, नापना, इस तरह के क्रियाकलाप अगर कक्षा में करते दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है, बाहर से ही आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ नापने जैसा हो रहा है, यहाँ कुछ गिनने जैसा हो रहा है, यहाँ कुछ घटाने जैसा हो रहा है, यहाँ कुछ समूहीकरण जैसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने इस तरह हर विषय के अपने कुछ बाहर से देखने वाले, जिसको कहते हैं ना इंडिकेटर, एक सूचक तय कर रखे थे जिससे वो जान लेते थे। बोले और जो शेष बातें हमें रह जाती हैं कुछ पूछने वाली, हम जब भी टीचर फ्री होते हैं और जब बच्चे फ्री होते हैं, हम 2-4 मिनट के लिए। तो ये तीनों बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जिन्हें मुझे लगा कि इन्हें व्यवहार में लागू किया जाना चाहिए। वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिवेश हो, ये हर जगह पे लागू की जा सकती है। अपने देश के बहुत सारे राज्यों में जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षित किया, तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के समय का जो अनुभव है आपका, थोड़ा कुछ उस पर कहिए। मुझे ये भी मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मुझे कई राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए और पाठ्य शिक्षक संदर्शिका निर्माण के लिए जाने का अवसर मिला। डिपार्टमेंट की तरफ से कई बार मिला मौका मुझे ऐसा। और जो प्रशिक्षण की अगर मैं बात करूं तो प्रशिक्षण जब मैं भी शुरू में आया था एजुकेशन में, तो मुझे लगता था कि कोई प्रशिक्षण जैसी कोई चीज़ होती है कि जो शिक्षकों को सिखाई जाती है। लेकिन लगातार बड़े समूहों के साथ काम करते करते मेरी ये धारणा
एकदम से हट गई। ठीक वैसे ही जैसे मैं एक मान्यता के साथ आया था एजुकेशन में कि जो हमने बचपन से पढ़ी थी कि बच्चा जो है वो मिट्टी के लौंदे की तरह होता है जिसे शिक्षक मनचाहा आकार दे देते हैं, या बच्चा खाली घड़े की तरह आता है और शिक्षक उसमें ज्ञान भरता है। इस तरह की कुछ प्रारंभिक मान्यताओं के साथ हम शिक्षा में आते हैं। लेकिन प्रशिक्षण के बारे में, जैसे बच्चे के ही बारे में कहूँ तो मुझे कुछ दिनों बाद ये समझ में आ गया था कि बच्चा मिट्टी का लौंदा नहीं होता है, बच्चा खाली घड़ा भी नहीं होता है, बल्कि बच्चा अपार जानकारियाँ अपने परिवेश की लेकर के आता है। और हमारी शिक्षा कोई बड़ा काम नहीं करती, हमारी शिक्षा उन जानकारियों को जो बच्चे के पास है, फसलों से संबंधित, नदियों से संबंधित, झरनों से संबंधित, घरों से संबंधित, मकानों से संबंधित, मिट्टी से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारियाँ उनको व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से देने का, सही रूप में देने का काम हमारी शिक्षा करती है। तो यानी कि बच्चा बहुत सारी क्षमताओं के साथ विद्यालय आता है, वो खाली नहीं होता है। और प्रशिक्षण के बारे में भी मानता था कि कोई ऐसी चीज़ है जो सिखाई जाती है, लेकिन मुझे फिर बाद में थोड़े दिन बाद ये समझ में आ गया कि प्रशिक्षण लेन देन वाली चीज़ नहीं है कि आपने मुझे दिया और मैंने उसको ले लिया, बल्कि प्रशिक्षण बहुत सारे बड़े समूह के विचारों का किसी एक बिंदु पर सामूहिक निष्कर्ष तक जाना प्रशिक्षण होता है। वो मेरी राय नहीं होती, वो मेरी थोपी हुई राय नहीं होती कि मैं कुछ याद करके आया हूँ कि तुम्हें यही करना है। मैं इसे नदी को अगर पहाड़ बताऊँ तो आपको नदी को पहाड़ ही कहना, नहीं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आता है, जो शिक्षक आता है विचारशील होते हैं, शिक्षक विवेक संपन्न होते हैं, विषयों के जानकार होते हैं, तमाम जो आवश्यक अर्हताएं हैं उन्हें पूरी करके आते हैं, पूरे ज्ञान से लैस होके आते हैं। तो हम उन्हें विषय में क्या नया सिखाएंगे? हम जो कुछ नई समय समय पर जो नई चीज़ें आती रहती हैं उनको कक्षा में कैसे लागू किया जा सकता है, अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श ही प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण के बारे में मेरी ये मान्यता हुई कि अगर मैंने लाखों शिक्षकों के बीच में काम किया तो उन लाखों शिक्षकों ने मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया, और उन लाखों शिक्षकों के ज्ञान से और उनकी प्रतिभा से मैं संपन्न हूँ, समृद्ध। अच्छा, आपने बहुत सारे प्रशिक्षण के संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं या बहुत सारी किताबें हैं, इन पर काम किया, संपादन पे काम किया, तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या लगी और कौन सी ऐसी चीज़ थी इसने बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास दिया हो? देखिए, जो कार्य होता है एक सामान्य जनमानस के लिए किताब, जन सामान्य के लिए किताब लिखना भी हालांकि सामान्य काम नहीं होता, उसमें भी लेखक के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। लेकिन अगर हम अपने विद्यालयों के लिए या शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की किताब ही नहीं, पाठ्यपुस्तक ही नहीं, किसी भी प्रकार की अगर सामग्री का निर्माण कर रहे होते हैं, विकास कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने बड़ी चुनौती तो यही होती है कि हमें हमारा जो संवैधानिक स्वरूप है हमारे देश का, हमारी जो संवैधानिक मानक है, मान्यताएं हैं, प्रतिबद्धताएं हैं, उनका हर समय ध्यान रखना है। हम कौन कौन से, किस प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त हैं, कौन से अधिकार हमें प्राप्त नहीं हैं, हमें किन सीमाओं के भीतर काम करना है, हमें किस तरह की पूर्वाग्रहों से बचना है, हमें पूर्वाग्रह और विज्ञान में भी एक जो समन्वय है और उसका जो परिष्कृत रूप है उसको भी सामने लाना है, हमें जो बहुत सारी विसंगतियां हैं उनको भी पाठ्यपुस्तक के द्वारा हटाने का काम करना है, मिटाने का काम करना है। तो पाठ्यपुस्तक का निर्माण इसलिए चुनौतीपूर्ण होता है कि वो एक एक शब्द उसका, एक एक शब्द उसका कीमती होता है, और एक एक शब्द किसी न किसी को कुछ ना कुछ सीख देने के लिए होता है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। तो एक एक शब्द को चुनना, उसे स्थान देना, उसे पाठ का रूप देना, उसका अभ्यास का रूप देना, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और ये चुनौती हमेशा बनी रहती है। आप चाहे आप इस कार्य को आजन्म करते रहिए, लेकिन ये चुनौती आपको हमेशा बनी भी रहनी चाहिए, मुझे लगता है बनी रहेगी कि कहीं आप किसी क्षेत्र विशेष पर टिप्पणी तो नहीं कर रहे, किसी जाति विशेष पर टिप्पणी तो नहीं हो जा रही है, धर्म विशेष पर टिप्पणी तो नहीं हो जा रही है, किसी के रीति रिवाज परंपराओं पर तो कहीं कोई टिप्पणी नहीं हो जा रही है, लैंगिक तौर पर समता या समानता को लेकर के कहीं कोई आप ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्मता से किए जाने वाला काम है, जो हमेशा बहुत सावधानी और सतर्कता की मांग करता है। तो ये चुनौती हमेशा रहती है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। आपके शैक्षणिक लेखन पर बात हुई और तमाम सारी चीज़ों पर हुई, मौलिक लेखन पर कुछ जानना चाहूँगा। जो जैसा कि एक बार मुझे पता है आपने संस्मरण लिखे हैं कुछ,
मौलिक लेखन कभी कभी कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, तो वो किसी न किसी शक्ल में, कविता के रूप में या गज़ल के रूप में या गीत के रूप में आ जाती हैं, उनको लिखता रहता हूँ। मैंने यात्राएं बहुत की हैं, जी। और जैसा कि मैंने कहा कि यात्राओं ने मुझे बहुत समृद्ध किया है। उन यात्राओं के दौरान मुझे जीवन में तमाम ऐसे किरदार मिलते रहे जो अचानक किसी ऐसी परिस्थिति में मेरे सम्मुख उपस्थित हुए, जब मैं कोई परेशानी में था या किसी चिंता में था। वो अचानक आए, उन्होंने मेरी समस्या का समाधान किया और वो चुपचाप चले गए। ना मुझे उनका नाम पता चला, बहुत सारे किरदारों का तो मैं नाम भी नहीं जान पाया, बहुत सौ का ये भी नहीं जान पाया कहाँ के रहने वाले थे, यानी कोई मतलब नहीं। वो आए, निस्वार्थ तरीके से मेरी मदद की और वो चले गए। तो ऐसे तमाम सारे किस्से हैं मेरे पास, जो ऐसे किरदार मेरे जीवन में आए। तो मुझे एक दिन मन में ख्याल आया कि मैं उनको कोशिश करूं कि उन किरदारों को लिपिबद्ध करने की, अपने शब्दों में उनके जो काम उन्होंने मेरे साथ में किए या जो भी अच्छी बात उनके व्यक्तित्व में मुझे नज़र आई। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लेखन भी एक बड़ा सामाजिक दायित्व का काम है, और सामाजिक दायित्व और सामाजिक सरोकारों से जुड़ कर के अगर आप समाज को कुछ बेहतर ऐसा कुछ देते हैं लेखन के जरिए कि जिससे समाज में एक सकारात्मकता का संदेश आए, समाज में जो बेमतलब की जो धुंध छाई हुई है, बेमतलब की जो विसंगतियां हैं, असंगतियां हैं, वो दूर हो। अगर आप इस प्रतिबद्धता के साथ कुछ लिखते हैं तो वो निश्चित तौर पर समाज में एक बेहतर संदेश भी देता है और एक सकारात्मक विकास का वाहक भी बनता है वो लेखन। तो मैं बहुत नियमित रूप से लेखक नहीं हूँ, लेकिन जब भी कभी मुझे ऐसा कोई किरदार समझ में आता है, मैं अभी 30, 35, 40 किरदार ऐसे आ गए हैं अभी तक मेरे जीवन में, अभी तक के जीवन में, जिन्होंने मुझे बहुत अद्भुत स्थितियों से, विचित्र स्थितियों से उन्होंने मुझे बाहर निकाला जी, और मैं उनका परिचय भी नहीं जान पाया। तो मैं उन पर लिख रहा हूँ, उन किरदारों पर। वो वास्तविक किरदार है, उसमें मेरी तरफ से कोई भी काल्पनिक अंश नहीं जोड़ा गया है। उनके साथ जो घटनाएं घटी, उस समय जो घटना घटी, उसको मैंने तनिक विस्तार के साथ वैसा ही उसी रूप में लिखने की कोशिश की है। और ये मेरा प्रयास है कि किताब के रूप में आ जाए एक आध वर्ष में, और वो एक जिसके भी हाथों में जाए वो उसको पढ़ करके उसके भीतर की मनुष्यता और मजबूत हो, पुख्ता हो, और वो कह उठे कि अभी इंसान में इंसान बाकी है जी। ये अद्भुत काम होगा वैसे आपका। आपने समग्र शिक्षा, दूरदर्शन और आकाशवाणी या तमाम सारी चीजों को लिए जो शैक्षणिक वीडियो बनाए हैं, वो क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा। दरअसल अभी कुछ समय पहले सुनील जी, आप जानते ही हैं कि हमारा पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से गुजरी है। तो कोरोना हम सबके जीवन में एक ऐसा काल था जिस समय था, और स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद हो गए तो कुछ ऐसा जरिया चाहिए था कि बच्चों की शिक्षा जो वो निरंतरता के साथ चलती रहे। तो ऐसे समय पर हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय ने एक टीम से संपर्क करके, हम लोगों की टीम को कई लोगों से संपर्क करके ये अपना एक विचार साझा किया कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम तकनीकी तौर पर कुछ ऐसा मटेरियल तैयार करें कि जो बच्चों को जहां वो है, जिस परिस्थिति में है, वहां ही उनको उपलब्ध हो जाए, वो अपने मोबाइल पर या अन्य किसी माध्यम पर उसको देख सके और उनका सीखना निरंतरता के साथ चलता रहे। तो इस पर एक पूरी टीम ने काम किया, और हम लोग जो टीम थी, पूरी टीम आपस में मिले भी नहीं थे जहां भी जो था, क्योंकि वहां तो कोरोना के दौरान पूरी दुनिया ही थम गई थी। तो जो जहां था वहां स्क्रिप्ट लिख रहा था, कोई कहीं पर जो है वॉइस ओवर तैयार कर रहा था, कोई कहीं पर वीडियो एडिटिंग कर रहा था, कोई कहीं पर कुछ कर रहा था। यानी अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश के बैठे हुए 10, 11, 12 लोग इस काम को कर रहे थे। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने 2 से 3 से 4 महीने के भीतर 1000 से कुछ ज़्यादा की संख्या में पूरा अपना कंटेंट डिजिटल कर दिया। कक्षा 1 से 8 तक का पूरी किताबें, पूरे अभ्यास, और इसके अलावा शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे ट्रेनिंग के 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के वीडियो तैयार किए, जो पूरे देश में देखे गए और बहुत सराहना हुई। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कविता और गीतों ने आपके शैक्षिक कार्यों को किस प्रकार से गहराई प्रदान की? एक प्रसिद्ध शायर ने एक शेर कहा है कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है।
कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। तन्हा, वाह वाह। तो कविता और संगीत ने मेरे साथ यही काम किया है कि उसने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया है। कभी भी, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में, कितनी भी चुनौतियां आई जीवन में, कितने भी संघर्ष आए, कितने भी थका देने वाली परिस्थितियां आई, लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। मुझे हमेशा लगा कि कोई चीज़ है, कोई शय है जो मेरे साथ चल रही है। कोई गीत जिस भावभूमि में हुआ, जिस भी मनस्थिति में मैं हुआ, उस मनस्थिति का कोई गीत, उस भावभूमि की कोई कविता अचानक मेरे मस्तिष्क में साथ साथ चलती रही और मैं जैसी भी परिस्थितियां रही उस परिस्थितियों में मगन रहता हुआ अपने काम को आगे बढ़ता रहा। तो मैं कहता हूँ कि अगर कविता, संगीत, गीत, शायरी, ये सब अगर मेरे अंदर नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं होता तो, लेकिन मैं ये जो नहीं हूँ वो होता। नहीं होता। मैं जो हूँ, हो सकता है कि मैं बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह होता, पाषाण होता। मैं, हो सकता है कि मैं बहुत, जिसको कहते हैं कि कटखना टाइप का भी हो सकता था। अभी मुझे काफ़ी हद तक जो मुझे विनम्रता जो भी मेरे स्वभाव में जितनी भी है, या जो भी मेरे स्वभाव में किसी को कोई अच्छी चीज़ दिखती है, मैं कहता हूँ मुझमें जो कुछ भी अच्छा किसी को कुछ दिखता है, थोड़ा सा भी हिस्सा दिखता है, तो उसमें कविता और गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं होते तो मैं जैसा हूँ वैसा नहीं होता। वैसा नहीं। आपके विचार में एक शिक्षक के लिए रचनात्मकता का क्या महत्व होता है? कितना आवश्यक है उसके लिए रचनात्मक होना? देखो, शिक्षण क्या है ना, शिक्षक को मैं पेशा या व्यवसाय नहीं मानता। ये नौकरी भी नहीं है। नहीं है, ये नौकरी भी नहीं है। ये लोगों को, दुनिया को बदलने का काम है, और इसके लिए ईश्वर ने कुछ खास लोगों को चुना है जो इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं कि हमें ऊपर वाले ने कुछ खास काम के लिए, दुनिया को एक खूबसूरत तरीके से बदलने के लिए हमें यहाँ भेजा है। तो वो निश्चित तौर पर वो इस काम को बहुत डूब करके करेंगे और बहुत गहराई के साथ में करेंगे, क्योंकि ये सतही तौर पर या आधे अधूरे मन से किए जाने वाला काम नहीं है, बदलने का काम है। और कोई तब तक नहीं बदलता जब तक उसके बदलने का कोई ठोस कारण उसके सामने मौजूद ना हो। बदलने के लिए आपको किसी को एहसास कराना होता है, अनुभव कराना होता है। बदलता व्यक्ति खुद से ही है, लेकिन आपको लगातार उसके साथ तब तक काम करना होता है, जुटे रहना होता है, तब तक वो अपेक्षित दिशा में बदल नहीं जाता। तो ये किसी भवन के निर्माण या इमारत के बना देने वाला काम नहीं है, ये लोगों को बदलने का काम है। और बदलने के काम के लिए रचनात्मक होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षक के भीतर रचनात्मकता नहीं है, अगर एक शिक्षक अपने काम में, अपने चारों ओर फैली हुई जो प्रकृति है, अपने चारों ओर का जो परिवेश है, अपने चारों ओर की जो आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं, जो रंग है, जो खुशबू है, जो परिंदे हैं, जो भी आसपास की जो दुनिया है, अगर उसमें अपने आप को आत्मसात करके, तल्लीन करके अपने काम से नहीं जोड़ता है, अपने काम को उनका हिस्सा नहीं बनाता है, और बच्चे को बदलने में, बदलना क्या है, बदलना उस दिशा में जिस दिशा में हमारा देश को हमारे संविधान चाहता है। और ये संविधान शिक्षा के जरिए, हमारे देश शिक्षा के जरिए एक संवैधानिक स्वरूप बच्चे को प्रदान करना चाहता है, जो हमारे देश की मान्यताओं के हिसाब से चले, हमारे देश की परंपराओं के हिसाब से चले, और वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो अगर शिक्षक रचनात्मक नहीं होगा तो वो उस अपेक्षित स्वरूप को, जो हमारा देश हमसे चाहता है, जो हमारा संविधान हमसे चाहता है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था हमसे चाहती है, वो उसको उतने मन से नहीं कर पाएगा। जी, हाँ। जी। तो इसके लिए मैं तो यही कहता हूँ कि ये काम, हालांकि वो कहा तो दूसरे संदर्भों में शेर गया है, लेकिन मैं अपने काम के संदर्भ में कहता हूँ कि इश्क नहीं आसान। शिक्षक बनना आसान हो सकता है, लेकिन शिक्षक के रूप में अपने आप को साबित करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। और बशीर साहब ने इस बारे में एक और शेर कहा है, वो दिल के लिए कहा है, लेकिन मैं शिक्षक के लिए कहता हूँ कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। वाह। तो एक शिक्षक को शिक्षक बनने में पूरी उम्र बीत जाती है, फिर भी उसको सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी रह जाता है। इसलिए रचनात्मक होना ही पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, निरंतर सीखते रहना पड़ेगा। जो निरंतर सीखता रहता है वो एक अच्छा शिक्षक बनने के रास्ते पर चलता रहता है। आपके शिक्षण कार्य के लिए, आपकी और भी बड़ी ही रचनात्मक गतिविधियों के लिए आपको मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति या बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बड़े सम्मान मिले सैकड़ों। तो कोई ऐसा सम्मान जो आपके दिल के बड़ा करीब हो और आज भी जब आप उसको याद करते हो तो एक हल्की सी गुदगुदी उत्पन्न होती हो? महाराज जी, जहाँ तक सम्मानों की बात करूँ तो कक्षा 9 में था। तब मुझे प्रेसिडेंट स्काउट अवार्ड
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया था, अच्छा। महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा दिया गया था। और 1-2 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन राज्यपाल जी, गोवा के राज्यपाल जी के द्वारा मुझे स्काउटिंग के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। तो वो निश्चित तौर पर मेरे हौसलों को बढ़ाने वाला, मेरे काम को बढ़ाने वाला, और जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, मोटिवेट किया। पहली बार मुझे लगा कि देखिए, राजभवन में गया तो मुझे लगा कि राजभवन एक ऐसी चीज़ होती है। मैं राष्ट्रपति भवन गया तो पहली बार छोटे से बच्चे ने, गाँव से निकले हुए बच्चे ने देखा कि राष्ट्रपति भवन कैसी चीज़ होती है। तो उसने क्या किया कि उसने मेरे मोटिवेट तो किया ही, अभिप्रेरित तो किया ही, मेरे हौसलों को भी पंख लगाए कि मुझे भी कुछ होना है, कुछ ऐसा करना है कि मैं लोगों को, कुछ लोगों की तो यादों में रहूं एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन जो आपका सवाल है कि आपको सबसे अच्छा पुरस्कार कौन सा लगा, सबसे अच्छा पुरस्कार मुझे आज भी याद आता है। वो लगा कि मैं बबराला में नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में पहली पोस्टिंग हुई थी सरकारी शिक्षक के तौर पर। वहाँ मैंने 1 वर्ष काम किया। उसके बाद मेरी दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई, मैं इधर राजकीय सेवा में चला आया, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ। तो मुझे जिस दिन मैं वहाँ से चला अपना सामान बांध करके, तो उस समय बच्चे लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक सारे बच्चे जो मुझे छोड़ते आए, और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने जो मुझे बस में बिठाया, और हाथ हिलते हिलते भी कहते रहे, सर आना जरूर, हमसे मिलते रहना, मुझे भूलना मत, मैं आपका छोटू हूँ, मैं आपकी छोटी हूँ, मैं आपकी ये हूँ, मैं आपकी वो हूँ। वो जो मुझे सम्मान मिला, वो उसने मुझे पहले दिन एहसास कराया कि देखिए, शिक्षक होने का मतलब क्या होता है, और शिक्षक क्या कमाता है। सच में सर, इससे बड़ा और अद्भुत पुरस्कार कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा पुरस्कार मुझे अभी तक तो नहीं मिला, जो उन छोटे-छोटे नन्हे 6 के 7 के 8 के बच्चों के द्वारा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। भाषा शिक्षण और संगीत, इनको लेकर भविष्य की क्या मतलब योजनाएं हैं? एक तो इनको मैं अलग करके देखता ही नहीं हूँ। अच्छा। देखिए, भाषा में तो संगीत, भाषा तो मैं तो है ही, संगीत पूरा संगीत से ही भाषा है, भाषा से ही संगीत है। इन दोनों में अंतर है बस, लेकिन बहुत सूक्ष्म सा अंतर है अगर हम अलग करके देखें तो। बाकी भाषा में मेरी कोशिश ये रही है हमेशा, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ और मुझे काम करने का अवसर मिला है भाषा के क्षेत्र में, तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैं भाषा का जो एक फ्लेवर होता है, भाषा की जो एक आंचलिक खुशबू होती है, उसकी जो मिठास है, उसकी जो सरलता है, उसकी जो सहजता है, वो कायम रहे। और उसकी कोशिश मैं हर जगह करता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं उसको बहुत कठिन पारिभाषिक शब्दावली से निकाल करके सरलता, सहजता से, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाषा संवाद की बात का माध्यम है जी। तो जब हम वही बातचीत अगर हम किताब में या किसी अन्य जगह पर लिखने लगते हैं तो वो अचानक इतनी क्लिष्ट और इतनी कठिन कैसे हो जाती है, बोझिल कैसे हो जाती है, उसकी सहजता और सरलता जो है, जो सरसता है, वो अचानक गायब कैसे हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही है कि भाषा में जब तक भी भाषा पे काम करूं कि उसको इतना सरल, इतना सुगम, इतना सहज बना दूं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि माँ की भाषा, मातृभाषा, तो माँ की तो भाषा इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी उदार, इतनी ममता भरी होती है कि उसका सुनना ही कानों को और पूरे उसको इतना अचरज से, आश्चर्य से, कौतूहल से, ममत्व से, मोद से भर देता है, आश्चर्य से भर देता है, तो फिर उसको क्लिष्ट या कठिन नहीं होना चाहिए। तो भाषा के लिए मेरी यही योजना है, मैं इस पे लगातार काम कर रहा हूँ और संगीत को मैं इस तरह से मिला दे रहा हूँ उसमें कि देखिए, हमारी जितनी भी कविताएं हैं जो पद्य शिक्षा के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं पद्य में, मैं सामान्यतः देखता हूँ कि जब हम विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों से उपाधियां लेकर के आते हैं, चाहे वो बीएड की हो या डीएलएड की हो या किसी और तरह की हो, तो वहाँ पर जो पाठ्य योजनाएं या शिक्षण योजनाएं बनवाई जाती हैं, तो वहाँ पर जब भी पद्य शिक्षण की बात आती है तो उसमें लिखा जाता है कि आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्ह, पता नहीं क्या 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 इनका ध्यान रख करके बच्चों के सामने आदर्श वाचन करना। तो आदर्श वाचन करना, जब हम उसकी लय की बात करते हैं, सुर की बात करते हैं, ताल की बात करते हैं, तो फिर हमें खासतौर पर जो हमारी तुकांत कविताएं हैं,
तुकान कविताओं को हम जब पूरे प्रवाह के साथ, पूरे भाव के साथ और पूरे सुर लय ताल के साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि कविता ही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये एक विशेष गुण पाया जाता है। इससे मतलब नहीं कि आप उस भाषा को समझते हैं कि नहीं, एक ऐसी भाषा जो नितांत अपरिचित है आपके लिए, जिसको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन अगर उसी को संगीतबद्ध करके उसकी कोई कविता या कोई रचना आपको सुनाई जाती है और आप उसको लगातार सुनते हैं तो उसका जो भाव है वो उसके माध्यम से, सुर लय ताल के माध्यम से, गीत के माध्यम से स्वतः आप उसका अनुभव करने लगते हैं। तो ये कविता का खास गुण है। तो भाषा शिक्षण और गीत या संगीत, इन दोनों का तो ऐसा बिल्कुल तालमेल है कि अगर हम इन दोनों को आपस में मिला करके प्रस्तुत करते हैं कहीं पर भी, तो उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रभाव होता है। भविष्य की योजनाएं? भविष्य में जो भी अच्छा हो पाए, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, या कि दुनिया में, मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या किसी को भी, हमें इंसान बनने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो किसी खास मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। हमें इस दुनिया को बिगाड़ने के लिए तो नहीं भेजा गया है, हमें इस दुनिया को संवारने के लिए भेजा गया है। समझने वाली बात है, संवारने के लिए, तराशने के लिए, खूबसूरत करने के लिए। एक किसी क्रांतिकारी की उक्ति थी कि दुनिया खूबसूरत है लेकिन इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जहाँ तक मेरे हाथों की पहुँच है, जहाँ तक मैं अपने पैरों से चल के जा सकता हूँ, जहाँ तक मेरे कानों को सुनाई देता है, यानी जहाँ तक मेरी पहुँच है, पकड़ है, वहाँ उस हिस्से को मैं खूबसूरत बनाने की कोशिश करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मैं यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अगर इस बात को ठान ले कि हम इस दुनिया को जो हमारे सामने आई है, जो हमें नसीब हुई है, जिस तरह की दुनिया हमें नसीब हुई है उससे ज़्यादा बेहतरी से करते जाएं। अगर हम आए उस समय दुनिया में एक फूल खिला था, तो जब हम दुनिया से जाते हैं तो हमें 100 फूल खिला के जाना चाहिए। यही बस मेरी ख्वाहिश है। आपसे सुबह से जो बातचीत चल रही है, हमारे मन में एक विचार बार बार आ रहा था और अभी आया तो मैं पूछ लेता हूँ। जैसे भाषा के शिक्षक रहे हैं आप या हैं, और संगीत आपकी ताकत भी है, तो जो अभी आपने कहा कि कक्षा में जब आप पद्य शिक्षण करते हैं तो हिंदी की कोई कविता पढ़ाते होंगे, तो कई बार आपने लयबद्ध ढंग से उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया होगा। तो वह कौन सी ऐसी हिंदी की कविता थी जो आपको बड़ी खूबसूरत लगी और जो आपने बच्चों के सामने उसको सुनाया? दरअसल में सारी ही कविताएं जो है, कोई एक कविता जो आपको बड़ी प्रिय हिंदी की रही हो? जब भी मैं कक्षा में जाता हूं तो मैं कविताओं को तो कम से कम उसको उसके भाव के अनुरूप तैयारी के साथ में जाता हूं। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं कि जाकर के फ्लैटली मैं किसी कविता को बच्चों को पढ़ाने लगूं। अब जैसे मान लीजिए, मैं कक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि अगर एक गीत है जिसकी पंक्तियां हैं कि छाए कारे कारे बादल, बादल सजनी री, मचे जियरा में हलचल सजनी री, हाँ, हरे हरे पेड़ बूटे, धुले धुले खेतरी, अवश्य करे है मन तन को अचेतरी, ये पवन करे पागल सजनी री, ये पवन करे पागल सजनी री, मचे जियरा में हलचल सजनी री। अगर ये कविता है और इसको अब आप, एक तो मैं आपको ऐसे मैंने सुनाया इसको, और अगर मैं इसको गा के सुनाता हूँ तो वो कुछ और प्रभाव के साथ आती है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि छाए काले काले बादल सजनी री, छाए काले काले बादल सजनी री, मचे जियरा में हलचल सजनी री, छाए काले काले बादल सजनी री, मचे जियरा में हलचल सजनी रे, छाए काले काले बादल, धुले धुले पेड़ बूटे, हरे भरे खेतरी, हरे हरे खेतरी, हरे हरे पेड़ बूटे, धुले धुले खेतरी, धुले धुले खेतरी, अवश्य करे है मन तन को अचेतरी, तन को अचेतरी, अवश्य करे है मन, अवश्य करे है मन
तन को अचेत रे, तन को अचेत रे हो, ये पवन करे पागल वाह। सजनी रे, ये पवन करे पागल सजनी रे, मचे जियरा में हलचल सजनी रे, छाए काले काले बादल। तो लयबद्धता के साथ अगर हम प्रस्तुत करते हैं किसी कविता को, तो उसका जो मर्म है, वास्तविक जो उसका भाव है ना, वो स्वतः समझ में भी आने लगता है, प्रकट भी होने लगता है। हाव भाव से भी चीज़ें प्रकट होती हैं, देह भाषा से भी चीज़ें प्रकट होती हैं, और सुर लय ताल उसको जैसे क्या है कि मन को स्पर्श करने का जो काम करते हैं, तरंगित करने का जो काम करता है, तो वो एक अलग ही प्रभाव उसका कई बार जैसे क्लास में, कक्षाओं में हमारे बच्चे को शैतान भी होते हैं, तो क्या ही खूबसूरती से अगर इस तरीके से कविता को सुनाया जाए तो मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। एक अनुभव हमारा था, एक बार मैं एक कक्षा में गया, तो रसखान का एक पद था, तो सवैया था, ताही अहीर की छोहरियाँ छचियावरी छाछ पे नाच नचावे। तो वो मैंने एक, क्योंकि गा नहीं पाता हूँ, संगीत से कोई लेना देना है नहीं, गाने होने से, नहीं गाना, लेकिन फिर भी जो सवैया, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोक के मैं कहना चाहूंगा मानव जी कि मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ या कि सहमत नहीं हूँ कि गाना किसी खास व्यक्ति को ही आता। गाना सबको आता है। दिक्कत कहाँ होती है? जब हम उसकी तुलना करने लगते हैं। अगर मैं अपनी तुलना के सहगल साहब से करने लगूं, किशोर साहब से करने लगूं, मुकेश साहब से करने लगूं, रफ़ी साहब से करने लगूं, दिक्कत वहीं शुरू हो जाती है। अगर मैं सुनील मानव के रूप में, सुनील मानव के कंठ में, सुनील मानव की ध्वनि में गाता हूँ, या कि मैं अवनीश को अवनीश की ध्वनि में गाता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुलना में है। तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा आप ऐसे कैसे मान? क्या सर ये है आपके स्मरण में, अगर ये सवैया आप सुना सकें तो? उसकी जो धुन है बड़ी बेसिक धुन है, जो कि गाई भी जाती। ताही अहीर की छोहरिया, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। अच्छा सर, वर्तमान के जो अध्यापक हैं और जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या ही संदेश एक जाना चाहिए? दरअसल संदेश मेरा विद्यार्थी और शिक्षक भी, क्योंकि हमारे समुदाय का हिस्सा है, और हम जिस देश में रहते हैं, उस देश की अपनी एक प्रतिबद्धताएं हैं, संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हैं, नैसर्गिकताएं हैं, अपने मानक हैं, मूल्य हैं, मान्यताएं हैं। तो पहली बात तो ये कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं इससे मतलब नहीं रखता हूँ, काम से मतलब मेरा सकारात्मक कार्यों से। ये नहीं कि हम विध्वंसात्मक कार्यों की बात करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो सकारात्मक है, उसे पूरे मन से करें, पूरी तल्लीनता से करें। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न चले। तो पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे सुकून के साथ, पूरे आनंद के साथ उस काम को करिए। क्यों? क्योंकि आप उस काम के जरिए अपने देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम कभी भी किसी कार्य को छोटे बड़े के पैमाने पे भी मैं नहीं रखता, क्योंकि सब ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए, हमारे लिए चाय का कप भी उतना ही ज़रूरी है जितनी चाय है, और चाय बनाने वाला भी उतना ही ज़रूरी है जी। तो क्योंकि हम पूरे एक कड़ी की तरह हम पिरोए हुए हैं, प्रकृति में जैसे विविधता है, वैसे हमारे कार्यों में भी विविधता है। तो हम शिक्षक के रूप में भी, विद्यार्थी के रूप में भी, हमने जो रास्ता चुना है, जो राह चुनी है, अपना जो रचनात्मक हमने पथ चुना है, अगर हम अपने देश की प्रतिबद्धताओं के हिसाब से, अपने देश की अनुकूलताओं के हिसाब से, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के हिसाब से गर्वित हो सके, वो हमें याद करके, हमारे कार्यों को याद करके, कभी भी
हम भी खुद गर्वित हो सके, हमारी वजह से हमारे मित्रों शुभचिंतकों को भी कभी भी लज्जित ना होना पड़े, किसी को ये ना कहना पड़े मेरे होने की वजह से कि वो आपका मित्र है, या वो आपका बेटा है, या वो आपका पति है, या वो आपका भाई है, या वो आपका प्रेमी है, या वो आपका शिक्षक है जो डैश 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 करता है, कोई आपत्तिजनक बात सामने आती है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने जीवन को इस तरह से बनाइए कि हम गर्व के साथ कह सकें कि ये जो कुछ चमक रहा है चारों तरफ, हमारे देश में जो खूबसूरती दिख रही है, मेरी भी आभा है इसमें, मैंने भी इसमें योगदान किया। योगदान है। एक बहुत अच्छी बातचीत आज हुई आपके साथ, और आज के संवाद का एक अंतिम प्रश्न या मेरी अंतिम जिज्ञासा है कि इस पूरे जीवन को जो आप जी रहे हैं, इतने तरन्नुम के साथ, इतने लय के साथ जी रहे हैं, एक पंक्ति में अगर परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे? एक पंक्ति में? 2 पंक्ति कह लीजिए। मेरा ही अपना एक गीत है। अच्छा। उस गीत की पंक्तियां हैं कि हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं। हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं। कहे तो मैं आप इसको गा के भी। जी जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। आज पावन दशहरा का भी दिन है जी। पुरखों ने जो कुछ सौंपा है बेहद प्यारा है, उससे ही मिल कर के हमने लोक संवारा है। पुरखों ने जो कुछ सौंपा है बेहद प्यारा है, उससे ही मिलजुल कर हमने लोक संवारा है। आशीर्वादों की गोदी में जागे सोए हैं, आशीर्वादों की गोदी में जागे सोए हैं, घर घर में मंगल खुशहाली राम किए रहना। वाह। इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना, घर घर में मंगल खुशहाली राम किए रहना। भीमताल के शांत जल की तरह डॉक्टर अवनीश यादव का जीवन भी गहराई, सरलता और रचनात्मकता से भरा है। उनकी शिक्षा से जुड़ी यात्राएं, साहित्यिक योगदान और संगीत की आत्मीयता हमें सिखाती है सीखना और सिखाना तभी सार्थक है जब वह दिल की गर्मजोशी से जुड़ा हो। इस सुकून भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव। और हाँ, आप सभी से अपने जीवन में संगीत, साहित्य और संवेदनशीलता को जगह दीजिए, क्योंकि यही हमें इंसान बनाते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती,